नमस्कार। हमारे खास कार्यक्रम रॉयल्टी की रियलिटी में आपका स्वागत है और मैं हूं राजेश सोनी। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्थानीय उद्योगों में कोयले की कमी को लेकर कई बार केंद्र सरकार को चिट्ठियां लिखी हैं, कई बार अवगत करवाया है। और आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ की 52 कोल खदानें केंद्र सरकार के अधीन आती हैं और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार केंद्र सरकार से कोल की रॉयल्टी की मांग करते रहे हैं। उनकी मांग रही है कि रॉयल्टी की दर 14% से बढ़ाकर 16% कर दी जाए और इसके लिए उन्होंने केंद्र सरकार को इस विषय में चिट्ठी भी लिखी। उन्होंने आज तक उनकी मांग पर कोई सुनवाई नहीं हुई और सीएम ने इस पर बीजेपी के सांसदों पर तंज भी कसा। उन्होंने कहा कि सांसद केंद्र में कोयला रॉयल्टी का मुद्दा उठाते ही नहीं है और वहीं इस पर सांसद सुनील सोनी ने पलटवार करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जी ने आज तक हमारे सांसदों को इस विषय के लिए आमंत्रित ही नहीं किया। अब आपको बता दें कि साल चुनावी है, ऐसे में चुनाव से पहले क्यों कोयले का मुद्दा गरमाया है, क्यों हो रही है कोयले पे सियासत और क्या है कोयले की रॉयल्टी का असली सच, इसी पर जानने की हम कोशिश करेंगे, चर्चा करेंगे। कई मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। राजधानी रायपुर में आयोजित हुए ऑल इंडिया स्टील कॉन्क्लेव 2023 में सीएम भूपेश बघेल ने उद्योगपतियों से चर्चा करते हुए कहा, रॉयल्टी दर संशोधित न होने की वजह से राज्य को राजस्व हानि हो रही है। स्थानीय उद्योगों में कोयले की कमी को लेकर केंद्र सरकार जिम्मेदार है। छत्तीसगढ़ में एसईसीएल होने के बावजूद स्टील उद्योगों को विदेशों से कोयला मंगाना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ में 52 कोयला खदानें हैं जो केंद्र सरकार के अधीन हैं। कोल रॉयल्टी के लिए भी केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी गई है। माइनिंग पॉलिसी में जरूरी फेरबदल करने की आवश्यकता है। उद्योगपतियों को विदेशों से कोयला मंगाना पड़ रहा है, जिसकी लागत लगभग 15,000 रुपए प्रति टन है। वहीं छत्तीसगढ़ में एसईसीएल की खदानों से उन्हें 6,000 रुपए टन कोयला मिलता है, जो कि अभी नहीं मिल रहा। 3 वर्ष के भीतर कोयले की रॉयल्टी को रिवाइज करना होता है, लेकिन 2014 से केंद्र ने रॉयल्टी पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं लिया है। सीएम भूपेश बघेल ने इस विषय को लेकर केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी से भी चर्चा कर चुके हैं। वहीं सीएम ने बीजेपी के सांसदों पर तंज कसते हुए कहा कि यहाँ के सांसद कोयला रॉयल्टी का मुद्दा उठाते ही नहीं है। कोयला की रॉयल्टी का मुद्दा 2014 से एक बार भी नहीं बढ़ा है, जबकि इसे हर 3 साल में रिवाइज होना था। एक तरफ भारत सरकार की जो पॉलिसी है, उसके रहने से कोयला उत्पादन भी महंगा हो रहा है, दूसरी तरफ राज्य सरकारों की रॉयल्टी का भी नुकसान हो रहा है। यहाँ सांसद उठाते नहीं, कोयले की रॉयल्टी 2014 के बाद से एक बार भी नहीं बढ़ा, हर 3 साल में रिवाइज होना चाहिए था। आज देश के उद्योगपति 15,000 रुपए जो विदेशी कोयला है उसे खरीद के चला रहे हैं, लेकिन जो उत्पादक राज्य है उसको कोई लाभ नहीं मिल रहा है। एक तरफ 5-6 हजार रुपया कोयला है जो यहाँ स्थानीय तौर पर उत्पादन होता है उसका, और विदेश से कोयला आता है उसकी कीमत 15,000 है। ये बड़ा अंतर है। लेकिन एक तरफ भारत सरकार की जो पॉलिसी है उसके कारण से कोयला उत्पादन भी प्रभावित हो रहा है, दूसरी तरफ यह है कि राज्य सरकारों को रॉयल्टी का भी नुकसान हो रहा है। सीएम के बयान पर सांसद सुनील सोनी ने जवाब देते हुए कहा, मुख्यमंत्री केवल सार्वजनिक जगहों पर ही भाषण देते हैं। सरकार को 4 साल हो गए, मुख्यमंत्री ने आज तक हमारे सांसदों को आमंत्रित नहीं किया। उद्योगों की समस्याओं को लेकर कोई प्रस्ताव भी नहीं दिया। केंद्र सरकार के लक्ष्य के मुताबिक हम उद्योगपतियों की मदद से 30 करोड़ टन स्टील उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। और मुख्यमंत्री जी जो है वो सार्वजनिक कार्यक्रम में केवल भाषण में बोलते हैं। मैं मुख्यमंत्री जी से अभी अपने भाषण में कहने वाला था, लेकिन हमारे उद्योग जगत के लोगों को नुकसान न हो इस बात के लिए मैंने नहीं कहा कि उन्होंने 4 साल से अधिक समय हो गया हमको, आज तक के कभी उन्होंने हमारे सांसदों को नहीं बुलाया, हमको कोई बुलाकर प्रस्ताव नहीं दिया कि छत्तीसगढ़ की आवश्यकता है। मैंने सार्वजनिक तौर पर कई बार कहा है कि सुनील सोनी भारतीय जनता पार्टी का सांसद जरूर है, लेकिन इस छत्तीसगढ़ में पैदा हुआ है तो केंद्र की योजना रोकने के लिए मैं सांसद नहीं बना हूँ, योजना लाने के लिए बना हूँ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की कोयला रॉयल्टी संशोधन की मांग बहुत पुरानी है। कांग्रेस सरकार के 4 साल पूरे हो चुके हैं। कई बार इस पर केंद्र से चर्चा और उन्हें चिट्ठी भी लिखा जा चुका है, लेकिन केंद्र सरकार ने रॉयल्टी बढ़ाने की कोई हामी नहीं भरी है। लेकिन इन सब बातों से साफ तौर पर केंद्र और राज्य सरकार के बीच टकराव देखने को मिल रहा है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राज्य सरकार को हो रही हानि का ठिकरा केंद्र सरकार पर फोड़ रहे हैं। अब देखना यह है कि कोयला रॉयल्टी संशोधन होता है या नहीं। टीवी 27 न्यूज के लिए खुशबू ठाकरे की रिपोर्ट। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में कोयले की रॉयल्टी को लेकर किस तरह से केंद्र सरकार और राज्य सरकार आमने सामने है। बहरहाल जिस तरह से कोल की कमी हो रही है उसका खामियाजा उद्योगपतियों को भुगतना पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पर राज्य और केंद्र सरकार में सियासत देखने को मिल रही है। अब ऐसे में बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है कि आखिर कौन है इसका जिम्मेदार, जो यहाँ के उद्योगपतियों का या फिर छत्तीसगढ़ की जनता का हक यहाँ पर मार रहा है। चलिए इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कई मेहमान हमारे साथ हैं, पहले मेहमानों का परिचय हम आपसे करवाते हैं। अमिताभ श्रीवास्तव जी, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ हैं। अमिताभ जी, स्वागत है आपका। और KS चौहान जी, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चौहान जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही उचित शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी मेहमानों का स्वागत करते हैं। सबसे पहले मैं KS चौहान जी, 4 साल से भूपेश सरकार ये मांग कर रही है रॉयल्टी को लेकर, संशोधन को लेकर। कई बार चिट्ठियां भी लिखी जाती रही हैं, लेकिन उसके बाद भी संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। और जिस तरह से अब छत्तीसगढ़ में कोयले का संकट यहाँ पर गर्माता हुआ नजर आ रहा है, जो कोल की कमी देखने को मिल रही है, इसको लेकर राज्य सरकार पूरी तरह से केंद्र सरकार को जिम्मेदार बता रही है। उनका यह कहना है कि 2014 के बाद से किसी तरह की कोई बढ़ोतरी यहाँ पर नहीं की गई, जबकि 3 साल में इसको रिवाइज किया जाता है। जी राजेश जी, सबसे पहले मैं बता दूं कि ये हो क्यों रहा है। और कोयले का संकट अगर जो गर्मियों में आ जाता है, सब जगह आ जाता है, ऑल ओवर इंडिया में आता है। अभी पिछले जब कोविड हुआ था उसके बाद कोयले का संकट ऑल ओवर, कोविड के बाद जो रशिया का युद्ध हुआ था उसके बाद कोयले का संकट ऑल ओवर वर्ल्ड में था। उसके बावजूद भी हमको कोयला मिल रहा था। दूसरी बात यह है कि जब राज्य सरकार अपनी खुद की नाकामियां को छुपाना चाहती है, राज्य सरकार की इनकम जनरेट नहीं कर पाती है, राज्य सरकार खुद के इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा नहीं दे पाती है, राज्य सरकार जब बाहर से उद्योगपतियों को ला नहीं पाती है, राज्य सरकार जब अपने खुद के उद्योगपतियों को उसको सेटिस्फाइड नहीं कर पाती है, तो वो ठीकरा फोड़ देती है केंद्र सरकार के ऊपर। अब केंद्र सरकार की आ जाता हूं मैं, 2014 में हुआ क्या था। 2014 में ये बात सही है, 3 साल में बढ़ाया नहीं जानता, उसकी विवेचना की जाती है, बढ़ाया जाना चाहिए कि नहीं बढ़ाया जाना चाहिए, ये मैं आपको दुरुस्त कर दूं। क्योंकि हर 3 साल में बढ़ाया नहीं जाता, हर 3 साल में विवेचना की जाती है कि उसकी अनुशंसा ली जाती है कि ये जो दर है रिवाइज किया जाता है वो उसको। हाँ ठीक है, रिवाइज किया जाता है, बढ़ाया नहीं, रिवाइज किया जाता है कि इसको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो सदन की जो समिति होती है, इसको कोई पार्टी या केंद्र सरकार नहीं करवाती है। सदन की जो समिति होती है वो अपनी अनुशंसा देती है। उनकी अनुशंसा के हिसाब से यहाँ पर नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। यहाँ पर मतलब हिंदुस्तान में, ना कि छत्तीसगढ़ में, जो कि उन्होंने बोला कि सौतेला व्यवहार किया जाता है। सौतेला व्यवहार में भी आपको एक बात बता दूं कि अन्य खनिज पदार्थ में जो 41% जो बढ़ाया गया था, बॉर्डर लाइन 41% बढ़ाया गया था, लेकिन 40% छत्तीसगढ़ को दिया गया, जो कि पूरे भारत में 3rd रैंक पे आता है, 3rd रैंक पे। और क्योंकि यहाँ पर परिस्थितियां देख के उनको 5% ज्यादा दिया गया। अब ये जो बोल रहे हैं कि कोई सांसद नहीं जाता है, कोई सांसद नहीं जाता है, तो आप खुद ही चले जाते हैं। आप विधिवत जाएं, वहां पर सांसदों को बुलाएं, आप बुलाएं और उनसे सलाह मशवरा करें। उसके बाद कोई प्रस्ताव लेके सांसद लोग जाएं। आपके भी तो राज्यसभा सांसद हैं, आपके राज्यसभा सांसदों ने कितनी बार क्वेश्चन उठाया है राज्यसभा में, ये बता दें। नहीं, वो तो यहाँ पर आरोप लगा रहा है कि बीजेपी के जितने भी सांसद हैं हमारे यहाँ के, उनकी तरफ से सदन में कभी इस मुद्दे को उठाया नहीं गया, और यही वजह है जो इस पर संज्ञान नहीं लिया जाता। और आज जो कोल संकट यदि गरमा रहा है, इसके लिए केंद्र सरकार ही जिम्मेदार है। कभी बीजेपी के सांसदों की तरफ से सदन में ये मुद्दा नहीं उठाया गया। कैसे जिम्मेदार है केंद्र सरकार? मेरे को राजेश जी ये भी तो पता चलना चाहिए कि आप कुछ भी बोल देंगे, उसके पीछे कोई आधार भी तो होना चाहिए कि केंद्र सरकार
क्यों जवाबदार? चलिए पूछ लेता हूँ अमित जी, कोई हाँ, आधार ही अभी नहीं है, आप वो कह रहे हैं अनुशंसा के बगैर हिसाब किसी से आधार के बताइए। आरोप लगा देते हैं आप लोग। और सिर्फ जिस तरह से आरोप ये लगा गया, मुख्यमंत्री जी सार्वजनिक रूप से भाषण देते हैं। देखिए, लगातार आपको मैं बता दूं कि केंद्र में बैठी हुई सरकार और वहां पर बैठे हुए हुक्मरान अपने कॉर्पोरेट मित्र अडानी जी को फायदा पहुंचाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। और अगर आप कोल में भी देखेंगे तो जिस प्रकार से वो चाहे ऑस्ट्रेलिया में कोल का माइंस लिए हों, चाहे दूसरे जगहों में भी उन्होंने जो माइंस लिया है, तो केंद्र सरकार ने एक आदेश जारी किया था कि 15% तक का विदेशी कोयला उनको प्रयोग करना पड़ेगा, चाहे कोई भी कंपनी हो। और अगर आप देखेंगे तो लगातार मैंने जैसा कहा ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी तरीके से इसके लिए जिम्मेदार है। क्यों जिम्मेदार है मैं आपको बताता हूँ। छत्तीसगढ़ की लगभग 52 खदान उसके अधीन है और लगातार मुख्यमंत्री जी कई बार ये मांग भी कर रहे हैं कि जो उसकी रॉयल्टी होती है, रॉयल्टी की दर जो 14% से बढ़ाकर 16% किया जाए, उसके लिए कई बार उन्होंने पत्र भी लिखा, जिसके कारण छत्तीसगढ़ को राजस्व की हानि हो रही है। लेकिन जैसा केंद्र का रवैया रहता है, छत्तीसगढ़ के साथ भेदभावपूर्ण रवैया, सौतेला व्यवहार जो करते हैं, एक भी पत्रों का जवाब उन्होंने नहीं दिया। और रॉयल्टी, कोल रॉयल्टी की संशोधित दर होने से राज्य को लगातार जो हानि हो रही है, मैंने कहा ना, स्थानीय उद्योग को उसका खामियाजा उठाना पड़ रहा है, क्योंकि लगातार जो कोल की कमी यहाँ पर हो रही है। अब आप देखिए कि जिस प्रकार से एसईसीएल होने के बाद भी अगर हमारे उद्योगों को कोल की कमी हो रही है, उसका रीजन क्या है? एक तो आपने एक ऐसा कानून बना दिया कि 15% आपको यहाँ विदेशी कोयला उपयोग करना है। क्यों? क्योंकि अपने कॉर्पोरेट मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए। अब राजेश जी, दिक्कत क्या है? देखिए, देश का कोयला 4000 से 6000 प्रति टन मिलता है और विदेश से जो कोयला आता है वो 15000 से 26000 तक का आता है। मतलब अपने कॉर्पोरेट मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए लगातार ये सब हथकंडे केंद्र की सरकार अपना रही है। अब मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, जिसके आपने अभी स्वतः ही कहा कि हर 3 साल में रेट रिवाइज होना चाहिए और उस पर संशोधन होना चाहिए। लेकिन जब से केंद्र की ये सरकार आई है 2014 के बाद से अगर आप देखेंगे तो केंद्र सरकार ने रॉयल्टी पर कोई भी निर्णय नहीं लिया। और सबसे दुखद पहलू ये है कि छत्तीसगढ़ के साथ जब सौतेला व्यवहार होता है, यहाँ के 9 सांसद चुप हो जाते हैं, भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चुप हो जाते हैं। और अगर हम कहते हैं तो कहते हैं कि आप तो सार्वजनिक मंच से ही आप ये कहते हैं, तो हमने पत्र लिखा, आपने जवाब नहीं दिया। और हम अगर आपसे कहते हैं कि जनता ने आपको जिता के लोकसभा, राज्यसभा भेजा है, लोकसभा भेजा है, तो आप प्रश्नों को तो उठाइए। छत्तीसगढ़ की जो उनका ये कहना है कभी चर्चा के लिए आमंत्रित नहीं किया गया, आप लोगों की तरफ से कभी बुलाया नहीं गया, कोई इस तरह का प्रस्ताव उनके सामने रखा नहीं गया। देखिए, मैं आपके माध्यम से एक और चीज कहना चाहता हूं राजेश जी, जब छत्तीसगढ़ की हित की बात होगी, निश्चित तौर पे हमें बुलाने में कोई गुरेज नहीं है। लेकिन क्या भाजपा के सांसद इन्विटेशन का इंतजार कर रहे थे कि छत्तीसगढ़ के हित के लिए हमें इन्विटेशन मिलेगा तब हम आएंगे? जैसा हमने केंद्र को पत्र लिखा, हम उनसे मांग करते हैं, तो क्या यहाँ के सांसद मुख्यमंत्री जी से लगातार सार्वजनिक कार्यक्रमों में मिलते हैं, तो वो क्या मुख्यमंत्री जी से चर्चा नहीं कर सकते थे या खुद भी नहीं कह सकते थे कि हमें चर्चा करना है, छत्तीसगढ़ के इसमें राजस्व की हानि हो रही है और हम प्रहलाद जोशी जी से बात करेंगे? लेकिन एक भी भाजपा सांसद नहीं कहा। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं ये जिम्मेदारी तो हर जनप्रतिनिधि की यहाँ पर बनती ही है। अमित श्रीवास्तव जी, ठीक है राजेश जी, मैं कंप्लीट कर लूं राजेश जी? जी जल्दी से करिए क्योंकि उचित जी के पास। जी बिल्कुल। इसीलिए मैं कहता हूं कि साहेब की सियासत का इतना सा फसाना है, बस्ती भी जलाना है और इनके प्रवक्ताओं को आके चैनल में मातम भी मनाना है। एक तो ये मांग नहीं करते, दूसरा हमें ही दोषी ठहराते हैं। यही पीड़ा सबसे ज्यादा हमें है। चलिए, मैं चौहान साहब आपके पास आऊंगा, आप बहुत व्याकुल हैं जवाब देने के लिए, और लेकिन पहले मैं उचित जी के पास पहुंचूंगा। शर्मा जी, एसईसीएल होने के बावजूद भी अगर छत्तीसगढ़ में कोल की कमी देखने को मिल रही है तो ये बड़ा गंभीर सवाल यहाँ पर हो जाता है। उद्योग आज भी छोटे छोटे और बड़े जितने भी उद्योग हैं वहाँ काफ़ी परेशान हैं, और लेकिन एसईसीएल होने के बाद क्यों ऐसा फरमान जारी किया गया कि विदेश से ही कोयला मंगवाना पड़ेगा, और जो टकराव यहाँ पर केंद्र और राज्य सरकार में देखने को मिल रहा है। और ऐसे में बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है कि छत्तीसगढ़ की जनता का हक आखिरकार कौन मार रहा है? देखिए, जिस तरीके से आपने बोला एसईसीएल हमारे यहाँ है, ये हमारा सौभाग्य है। हमारी बातें नहीं मानना, हमारे रॉयल्टी के बारे में डिस्कस नहीं करना, हमारे हक के बारे में डिस्कस नहीं करना, ये हमारा दुर्भाग्य है।
छत्तीसगढ़ के जितने भी भारतीय जनता पार्टी के 9 सांसद हैं, तमाम लोग 3 करोड़ लोगों ने उनको वोट दिया है। वक्त ये है कि अभी वो राजनीति के फूफा जी आप उनको कह सकते हैं। रूठे हुए रहते हैं, नाराज रहते हैं, हमको बताया नहीं गया कहते हैं, हमसे पूछा नहीं गया कहते हैं, तमाम वो चीजें कहते हैं। लेकिन उनका भी हक है, लोगों ने उनको वोट देके जिताया है। 9 सांसद जो है वो वोट जो है उनको छत्तीसगढ़ की जनता ने दिया है, गुजरात की जनता ने नहीं दिया है। तो उनको जानना चाहिए छत्तीसगढ़ के हक की कौन सी बात है, किस बात को वो अरे किसी एक मुद्दे पे तो मुख्यमंत्री के साथ हो, किसी एक मुद्दे पे। लेकिन मजाल है भारतीय जनता पार्टी के सांसद किसी भी विषय में अपने केंद्रीय नेतृत्व के खिलाफ एक आवाज भी कर दे तो मान लिया। इतना भय, इतना डर, इतना कोच किस बात का? आप नेता है, आप सांसद है। छत्तीसगढ़ में 9 सांसद मजाल है, लेकिन कभी उन्होंने कोई बात की हो। ये मेरा अपना दृष्टिकोण है, लगता है। लेकिन ऐसे सामने आना चाहिए। नो डाउट किया राजनीति होती है। भूपेश बघेल जी अक्सर कह देते हैं कि हमारे हक के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। भूपेश बघेल जी को भी, कांग्रेस सत्तारूढ़ पार्टी को भी संवाद की एक भूमिका में रहना चाहिए। संवाद को एक टेबल होना चाहिए जहाँ संवाद किया जा सके। सांसदों को जब सवाब को बुला सकते हैं तो सांसदों के साथ भी चर्चा तो होनी चाहिए। एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में चर्चा हो, बात हो, चीजें हैं। अपनी मांगे तो पहले तो आप सांसदों को मुक्त रखवाइए, सदन में रखवाइए। जब आपके सांसद रख सकते हैं तो हमारे सांसद क्यों नहीं रख सकते? तो आप उनको बोलिए, उनको मजबूर तो कीजिए कि ये डिमांड केवल मेरी नहीं है, 3 करोड़ जनता का सवाल है, छत्तीसगढ़ की जनता का सवाल है। सवाल आप भी जनता का प्रतिनिधित्व तो वो भी करते हैं जो दूसरे पक्ष से हैं या विपक्ष से हैं, लेकिन उनको होना चाहिए। तो ये बात भी सच है कि सत्तारूढ़ पार्टी के तो उनको विश्वास पे भी लेना चाहिए या उनको बताना चाहिए, फॉर्मल डिस्कशन या संवाद हो, ताकि कोई मैसेज केंद्र में भी गूंजे, सदन में भी गूंजे, संसद में भी गूंजे कि हमारी समस्या क्या है। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा हुआ नहीं। संविधान जो संवाद होना चाहिए, जो इच्छा शक्ति संवाद की होनी चाहिए, उसमें थोड़ी सी कमी दिखी है। बाद में ये मामला 14 से 16% का आता है, कोल नीति का आता है, इम्पोर्ट कोल करने की आती है। देखिए, इम्पोर्ट कोल होना एक अलग हो, राजनीतिक विषय है। ये बात कोई कोताही नहीं, पूरा हिंदुस्तान कह रहे हैं कि वो किसको फायदा पहुंचाना चाह रहे हैं, किसको नहीं पहुंचाना चाह रहे हैं। और मैं इस मामले में तटस्थ भी नहीं रहना चाहता, स्पष्ट शब्दों में बात करना चाहता हूँ कि अडानी इंटरप्राइजेस है, अडानी को तो भारत शासन का उपक्रम घोषित कर देना चाहिए। उसके बाद ना हम सवाल करेंगे, ना पत्रकार सवाल करेंगे, ना अमित श्रीवास्तव जी सवाल करेंगे, ना भूपेश सवाल करेंगे। बावजूद इसके कि हमारे यहाँ अडानी सामाजिक सौहार्द, आपने राजेश जी सुना होगा, हमारे यहाँ आर्थिक सौहार्द। हिंदुस्तान के 2 राज्य हैं जहाँ आर्थिक सौहार्द, एक राजस्थान, एक छत्तीसगढ़। यहाँ पे अडानी के साथ काम भी होता है और उनको गाली भी दी जाती है। दोनों की सरकारें बढ़िया उनके साथ यहाँ काम कर रही हैं। उनके साथ उनका जो भी लेखा जोखा राजस्थान का वो भी संभाल रही हैं। छत्तीसगढ़ के भी खूब पेड़ कटाई हो रही, पारे गेलवा में क्या हो रहा है सब जानते हैं। लेकिन केंद्र गाली दे रहा है तो हमको भी गाली देना है। हालांकि इसको कहते हैं आर्थिक सौहार्द, आर्थिक समाजवाद। ये आर्थिक समाजवाद छत्तीसगढ़ और राजस्थान में आपको देखने मिलेगा। तो वो अलग बात है, क्यों आ रहा है, इम्पोर्ट हो रहा है, कैसे जबरदस्ती उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, उनको कोयले के लिए प्रेशर दिया गया है। बावजूद इसके कि ऐसी सील हमारे पास है, हमारा कोटा होना चाहिए। निश्चित तौर पर ये जिम्मेदारी कहीं ना कहीं सभी की हो जाती है। के एस चौहान जी, मैं सर आ रहा हूँ अमित जी आपके पास, पहले के एस चौहान जी भी बहुत देर से इंतजार कर। जी राजेश जी, इन्होंने अडानी की बात की, तो अडानी को एनओसी किसने दी? तो राज्य सरकार ने दी। कहाँ पर दी? तो राजस्थान के एक गेस्ट हाउस में बैठ के दी। कब दी? तो रात के 12 बजे दी। कोई जो कि ऑफिशियल टाइम नहीं था। किसके इशारों पे दी? तो आपने अफवाहों के इशारों पे दी। हम सब मतलब वो सबको सब पता है। जैसे कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार उचित शर्मा जी बोल रहे थे कि आपको अडानी को गाली भी देनी है और उनसे काम भी करना है। क्यों काम किया आपने? आपके हाथ में था ना, नहीं करते काम, क्यों काम किया आपने? और उसके बाद और सबसे मेन बात यह है कि अडानी हो, अंबानी हो या कोई थर्ड पार्टी हो या प्राइवेट पार्टी हो, कोई भी हो, आपने संविधान के हिसाब से, कानून के हिसाब से उनको काम दिया है कि नहीं दिया है, ये मायने रखता है। आपने जो भी टेंडर हुआ था, जो भी चीजें हुई थी, वो विधिवत हुई है कि नहीं हुई है, ये देखने की बात है। और दूसरी बात ये है कि सौतेला व्यवहार बोल रहे थे हमारे अमित श्रीवास्तव जी, तो सौतेला व्यवहार कैसे होगा? सौतेला व्यवहार इसलिए होगा
ऐसे होगा कि हम दूसरे राज्यों को बांट रहे हैं और जो जहां पर विपक्ष की पार्टियां हैं, जहां पर दूसरी राज्य के जहां पर दूसरों की सरकार है, वहां पर ये नहीं दिया जा रहा है। 14% नहीं, बाकी दूसरी जगह 16% दिया जा रहा है, 15% दिया जा रहा है। वो ये कह रहे हैं 52 कुल की खदानें हैं जो कि केंद्र सरकार के अधीन आती हैं, उसके बावजूद भी इस तरह के हालात यहाँ पर बने हुए हैं और आप लोग कहते हैं कि हमें चर्चा के लिए आमंत्रित नहीं किया जाता। भाई ये बात भी सही है, आमंत्रण की जरूरत क्या है? जनप्रतिनिधि तो आप लोग भी हैं। मैं बता रहा हूँ। अब स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट सीधा यूनिवर्सिटी को लेटर लिखते हैं कि हमारी फीस माफ कर देनी चाहिए, ठीक है, हमारी फीस माफ कर दीजिए आप। और टीचर्स को बोलते हैं कि हमारी बातें नहीं सुन रहे। अरे आपने टीचर्स को कुछ बोला, बताया, आपने टीचर्स को कुछ सलाह मशवरा की, उनके द्वारा गए, विधिवत गए आप? नहीं गए। और टीचर्स को फिर आप ब्लेम कर रहे हैं, आप सांसद को ब्लेम कर रहे हैं। आपने बुलाया कभी विधिवत, आपने चर्चा की विधिवत? यही तो सवाल है भाई, जनप्रतिनिधि आप भी हैं, आप भी इस मुद्दे को उठा सकते हैं, चर्चा की क्या जरूरत? चलिए अमित श्रीवास्तव, ठीक, राजेश भी सांसद हैं, राजेश जी इनके भी राज्यसभा सांसद हैं। वो उन्होंने कभी प्रश्न उठाया? नहीं उठाया। क्यों? क्योंकि हर चीज का टीचर को नहीं होता। हेलो, कम से कम भाजपा अमित जी एक मिनट मेरे को बोलने दीजिए। राजनीतिक प्रोपेगेंडा में बीजेपी अमित जी प्लीज मैं आपके बीच में नहीं बोला, आप मेरे को बोलने दीजिए। चौहान जी अब मेरी टर्न है, सुन लीजिए। अरे मेरे को आप बोलने दीजिए। लगातार अनदेखी हो रही है राजेश जी। मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि आपने सबसे मेन बात ये है कि सदन की समिति की गठन जो हुआ है उसकी सुन लीजिए चौहान जी, सुन लीजिए आगे का डिसीजन। अरे सुन लीजिए भाई, इतनी लंबी तकरीर डिबेट है, तकरीर नहीं है। कोई भी किसी भी विधिवत, पहले तो विधिवत जाना चाहिए था, लेकिन दिस इज नॉट द करेक्ट वे। आप दूसरी बात ये है, चलिए अब एक साथ यदि आप सब बात करेंगे तो चर्चा के लिए समय बहुत कम पड़ जाता है। माफी चाहूंगा केएस चौहान जी, मैं आपको रोकूंगा, आपको समय दे चुका हूं और जल्दी से अपनी प्रतिक्रिया अमित जी जल्दी से दीजिए क्योंकि समय फेडरल सिस्टम में जो केंद्र की सरकार होती है उसको सभी राज्यों का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन जब से मोदी सरकार आई है छत्तीसगढ़ के साथ लगातार अनदेखी हो रही है और सभी राज्यों का ध्यान वो नहीं रख रही है। दलगत राजनीति से ऊपर उठ के सरकार को काम करना चाहिए। चलिए ठीक है, समय अब इजाजत नहीं देता। बहुत बहुत शुक्रिया मैं मानूंगा हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए छत्तीसगढ़ में कोल पर सियासत जारी है और केंद्र और राज्य सरकार में जमकर टकराव देखने को मिल रहा है। दोनों ही एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल यही हो जाता है कि आखिर इस सियासत के बीच जनता का नुकसान क्यों हो रहा है और इसका जिम्मेदार कौन है? क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से चिट्ठियां भी लिखी जा रही हैं। कांग्रेस का कहना है उसका जवाब अभी तक नहीं दिया गया। 52 ऐसी खदानें हैं जो केंद्र सरकार के अधीन आती है, उसके बावजूद भी सरकार यहाँ पर इस पर किसी तरह का संशोधन करने के लिए तैयार नहीं हो रही है। ये गंभीर आरोप है और अब ये देखना दिलचस्प होगा, एक बार फिर खत लिखा गया है, अब उसका क्या कुछ जवाब आता है और क्या रुख अब केंद्र सरकार का इस पर देखने को मिलता है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप लोग देखते रहिए टीवी 27 न्यूज।